हेलो दोस्तों, बहुत बहुत दिल से स्वागत है आपका हमारे और एक नए वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे रेस्ट एपीआई क्या होती है और ग्राफक्यूएल क्या होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। हम देखेंगे कि क्या इसके पीछे क्या फ़िलॉसफी है, क्यों रेस्ट को यूज़ किया जाता है, क्यों ग्राफक्यूएल को यूज़ किया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में मैं आपको डेमो भी दिखाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। जब भी हम रेस्ट एपीआई और जो ग्राफक्यूएल है इनकी बात करते हैं ना, तो ये कम्युनिकेशन के मैकेनिज़म्स है एक्चुअली। मतलब आपका जो फ्रंट एंड होता है और बैक एंड होता है, इनके बीच में अगर कम्युनिकेट करना है हमें, तो इनमें से एक चीज़ को हम यूज़ करते हैं। ये दो ही चीज़ें नहीं है, और भी है, लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम रेस्ट एपीआई और ग्राफक्यूएल ये दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये कम्युनिकेशन कैसे होता है। यहाँ पर लेट्स से कि हमारे पास क्लाइंट है, सर्वर है, जो क्लासिक आर्किटेक्चर होता है हमारा क्लाइंट सर्वर। क्लाइंट मतलब आपका ब्राउज़र हो सकता है। तो ब्राउज़र से हम रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर के ऊपर डेटा फेच करने के लिए। तो सर्वर के ऊपर क्या होता है, सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद जो रिस्पॉन्स है ये वापस सेंड करता है। जो भी स्टेटस कोड होगा, सक्सेस हुआ तो 200 है, एरर आ गई तो 500 हो सकता है, 400 हो सकता है, तो वो रिस्पॉन्स क्लाइंट पे भेजता है। ये क्लासिक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। अभी इनके बीच में ये जो कम्युनिकेशन हुआ है ना, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, हम इनकी बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ये जो रेस्ट एपीआई है, ये जो कम्युनिकेशन होगा इसके लिए यूज़ होता है। ग्राफक्यूएल जो है ये भी, ये कम्युनिकेशन जो हो रहा है इसके लिए यूज़ होता है। तो इनका फ़र्क आज हमें जानना है इस वीडियो के अंदर। अभी सबसे पहले ना रेस्ट के बारे में समझते हैं, रेस्ट क्या है। तो रेस्ट मतलब और कुछ नहीं है, ये एक एक्रोनिम है फॉर रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। इसके अंदर दो चीज़ें हमें समझ में आ रही है। स्टेट, ट्रांसफ़र। स्टेट मतलब और कुछ नहीं होता है, डेटा होता है आपका। ट्रांसफ़र करना मतलब यहाँ से वहाँ करना, फ्रंट एंड से बैक एंड के ऊपर सेंड करते हो या फिर बैक एंड से फ्रंट एंड के ऊपर सेंड करते हो। तो डेटा ट्रांसफ़र यहाँ पर हो रहा है, जो कि हमने देखा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर, राइट। रेस्ट क्या होता है एक्चुअली, ये एक कन्वेंशन है। इसको कन्वेंशन की तरह आप मान सकते हो। ऐसे कोई रूल्स नहीं, हार्ड रूल्स नहीं कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। आप कैसे कम्युनिकेट करते हो फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में या फिर दो कंप्यूटर्स के बीच में, ये उसका कन्वेंशन है। और इस कन्वेंशन के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स जो है ये बना के रखे हुए हैं, एक गाइडलाइंस कि अगर आपको ये मैकेनिज़्म आपको डिज़ाइन करना है तो कौन से जो रूल्स है वो फॉलो करने चाहिए, वो है रेस्ट। और इसकी मदद से हम एपीआईज बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेस्ट एपीआईज। लेट्स से कि अभी हमें डेटा फेच करना है सर्वर से और बुक्स का डेटा फेच करना है। तो हमने देखा था क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए क्लाइंट क्या करता है, इस टाइप के यूआरएल के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए गेट जो है ये एचटीटीपी की मेथड यूज़ करता है। एंड ये यूआरएल एक तरह से उस रिसोर्स का एड्रेस, आप समझ सकते हो। तो जैसे ये रिक्वेस्ट करता है तो सर्वर से हमें रिस्पॉन्स मिलता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि बुक्स की जो है वो लिस्ट आपको यहाँ पर मिल रही है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि बुक की आईडी है, टाइटल है, ऑथर है, इसी के साथ में बुक के रिव्यूज़ भी हम इसके अंदर फेच कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरह से होता है। एंड इसके अंदर ये मेथड एंड यूआरएल, इस टाइप की चीज़ें जो है ये रेस्ट एपीआई के अंदर यूज़ होती है। यहाँ पर आपने देखा कि हमने बुक्स की लिस्ट फेच की है, डेटा को फेच किया है, और उसकी वजह से हमने गेट जो है ये एचटीटीपी मेथड हमने यूज़ की है। लेकिन जब भी हम रेस्ट एपीआई यूज़ करते हैं तो अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस के लिए अलग अलग टाइप की एचटीटीपी मेथड्स हम यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप की एचटीटीपी मेथड्स होती है, जैसे कि अगर हमें गेट करना है, फेच करना है डेटा, तो उसके लिए गेट जो मेथड है वो यूज़ करते हैं, एंड जो आगे उसका यूआरएल है। अगर हमें एक सिंगल रिसोर्स को गेट करना है, फॉर एग्जांपल सिंगल बुक को फेच करना है, तो उसके लिए सेम गेट मेथड ही यूज़ होगी और इस तरह से यूआरएल यूज़ होगा। अगर हमें बुक्स को क्रिएट करना है, एक बुक को क्रिएट करना है, रिसोर्स को क्रिएट करना है, तो उसके लिए पोस्ट मेथड हम यूज़ करते हैं। अपडेट करने के लिए पुट मेथड, पैच मेथड, दोनों अपडेट के लिए ही यूज़ होते हैं। उसके बाद डिलीट करने के लिए हमारे पास डिलीट मेथड है। तो इस तरह से रेस्ट एपीआई के अंदर हम अलग अलग टाइप की जो एचटीटीपी मेथड्स है उनको हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ के ऊपर आप ध्यान देना, ये जो यूआरएल जिस तरह से लिखा है ना, ये भी रेस्ट का पार्ट है।
रेस्ट के अंदर ऐसे कन्वेंशंस है कि आप जब भी इस टाइप के एंड पॉइंट्स बनाते हो तो आपको क्या करना है, जो रिसोर्स है, रिसोर्स का नाम आपको प्लूरल में यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड रूल नहीं है इसका, ये कन्वेंशन है। अगर नहीं भी रखोगे तो भी आपका जो एंड पॉइंट है वो काम करेगा, बट कन्वेंशन, रेस्ट अगर कर रहे हो तो कन्वेंशंस आपको फॉलो करने चाहिए। सो स्लैश बुक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर सिंगल के लिए भी स्लैश बुक्स है, लेकिन सिंगल है, गेट करना है तो उसकी आईडी हमें पास करनी होती है, तो डायनामिक पैरामीटर आईडी यहाँ पर हम पास करते हैं। पोस्ट करने के लिए यूआरएल सेम दिखेगा आपको जैसा गेट का है, देखिए, बट इसकी मेथड चेंज हो रही है और इसकी वजह से हम, इसकी मदद से हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये हमें बुक को क्रिएट करना है। इसी तरह से अपडेट करने के लिए आप देख सकते हो यूआरएल सेम है, किसको अपडेट करना है उसकी आईडी है, डिलीट करने के लिए भी यूआरएल सेम है और ये इस तरह से आईडी है। अब ये जो कन्वेंशंस हम यूज़ कर रहे हैं ना, इसका एक फ़ायदा ये होता है डेवलपर को कि ज़्यादा चीज़ें, मतलब डॉक्यूमेंटेशन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो गेस कर सकता है कि अच्छा मुझे गेट करना है तो स्लैश बुक्स ही होगा, अगर पोस्ट करना है तो स्लैश बुक्स ही होगा यूआरएल, राइट। तो इसलिए ये जो कन्वेंशंस है वो यूज़ किए जाते हैं। और हाँ, इसके अंदर ना और एक चीज़ होती है, देखिए ये जो रिस्पॉन्स जब भी आता है ना, तो रिस्पॉन्स स्टेटस, आपने HTTP के रिस्पॉन्स स्टेटस देखे होंगे, 200 है, 201 है, 400। तो रेस्ट के अंदर ये भी होता है, ये भी रूल्स है कि फॉर एग्जांपल अगर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स अगर हमें मिलता है तो हम जो 200 स्टेटस कोड है उसको रिटर्न करते हैं। अगर हम रिसोर्स क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये जो पोस्ट रिक्वेस्ट है इसके अंदर रिसोर्स अगर क्रिएट करते हैं तो हम 201 ये स्टेटस कोड सर्वर से रिटर्न करते हैं। तो ये कन्वेंशंस हैं, अगर चाहो तो आप यहाँ पे 200 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कन्वेंशन जब भी हम फॉलो करते हैं तो इस तरह से चीज़ें हमें करनी होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट का इशू है, क्लाइंट से में भी सही से डेटा नहीं आया है, तो उसके लिए हम 400 जो है ये स्टेटस कोड हम रिटर्न करते हैं, बैड रिक्वेस्ट नाम होता है इसका बेसिकली। तो इसके लिए ना ऐसे अलग अलग स्टेटस कोड्स होते हैं जो सर्वर के ऊपर होते हैं, जो 500 के रेंज में होते हैं। तो 500 अगर है तो सर्वर की जो इंटरनल एरर है उसका ये स्टेटस कोड होता है। तो ये भी जो सारी चीज़ें हैं ये हम रेस्ट के अंदर यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये सारा काम होता है रेस्ट के अंदर। अगर आपको रेस्ट API को सीखना है तो इसके ऊपर हमने प्रीमियम क्वालिटी वीडियो बनाए हैं और YouTube के ऊपर फ्री में अपलोड किए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ये दोनों वीडियोस जो है इसको आप देख लेना। एक Express.js के अंदर है और एक Nest.js के अंदर है। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली REST API कैसे बनाते हैं वो आपको सीखने को मिलेगा। अब ये सब कुछ बढ़िया है, नॉर्मली हम ऐसे ही काम करते हैं, ऐसी ही जो APIs है वो बनाते हैं, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक्चुअली है ओवरफेचिंग का। क्या मतलब होता है ओवरफेचिंग का? मतलब अभी थोड़ा सा समझते हैं। लेट्स से कि यही हमारा एंड पॉइंट है स्लैश बुक्स, बुक्स की लिस्ट हमें फेच करनी है। तो हम समझ लेते हैं कि फ्रंट एंड के ऊपर हमें बुक्स की लिस्ट दिखानी है, बट आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर बुक के लिस्ट के अंदर बहुत सारा डेटा है, टाइटल है, ऑथर, समरी है, कंटेंट है, इसके साथ में रिव्यूज़ यहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें हैं। बट लेट्स से कि आपके फ्रंट एंड के ऊपर आप जस्ट बुक का कार्ड दिखा रहे हो, इस तरह से नॉर्मल कार्ड्स दिखा रहे हो, तो इस कार्ड के ऊपर मुझे बस टाइटल दिखाना है और मे बी थोड़ी सी समरी दिखानी है, बस ये दो ही चीज़ें दिखानी है अभी के लिए, ऐसा समझ लेते हैं। बट हमने ये बैकएंड के ऊपर एंड पॉइंट बनाया है और इस एंड पॉइंट के अंदर ये सारी चीज़ें आती है, चाहे हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर इसको यूज़ करने की ज़रूरत पड़ रही है और ये सारा डेटा हमारे सर्वर से हमारे फ्रंट एंड के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। इसको हम बोलते हैं ओवरफेचिंग। ज़रूरत नहीं तभी भी डेटा हमें फेच करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो सर्वर की बैंडविड्थ है वो भी ज़्यादा कंज्यूम होती है, क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र जो होता है, और बैंडविड्थ जो होती है एक्सपेंसिव होती है, इसके लिए जो क्लाउड प्रोवाइडर से हमें चार्ज करते हैं। और इसी के साथ में ना इसके अंदर और एक प्रॉब्लम ये होता है कि पूरा डेटा आ रहा है, इसकी वजह से क्या होता है कि पेलोड की साइज़ बड़ी हो जाती है और उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस है आपका उसके अंदर भी आपको रिडक्शन देखने को मिलता है, और ख़ास करके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क कंस्ट्रेंट्स ज़्यादा होते हैं और उसकी वजह से हो सकता है कि मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आपका जो डेटा है वो स्लो लोड हो जाए। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी ना इसके अंदर और एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है अंडर फेचिंग का। हमने देखा था ओवर फेचिंग, जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हम फेच कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक काम करते हैं, एक ही एंड पॉइंट के अंदर ना पूरी चीज़ें फेच नहीं करेंगे,
तो ये ओवर फेचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। बट वो करने से क्या हो गया, वो करने से दूसरा प्रॉब्लम आ सकता है अंडर फेचिंग का। कैसे? एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि बुक्स और एक उसके अंदर पर्टिकुलर बुक हम फेच कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ID1 के लिए, तो कुछ ऐसे हमारा एंड पॉइंट दिखेगा और जो रिस्पॉन्स आएगा कुछ ऐसे दिखेगा। अब इस रिस्पॉन्स के अंदर आप देख सकते हो टाइटल, ऑथर है, समरी है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर हमने लेट्स से कि हमें रिव्यूज़ जो है वो भी दिखाने हैं कार्ड के अंदर। लेट्स से कि ऐसा बुक का कार्ड है, इसके अंदर यहाँ पे रिव्यूज़ दिखाने हैं, बट हमारे इस एंड पॉइंट के अंदर रिव्यूज़ नहीं है अभी, क्योंकि हमें वो जो ओवर फेचिंग वाला प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करना था, इसलिए वहाँ से हमने हटा दिया उसको, राइट। बट उसकी वजह से यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, अंडर फेचिंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और एक हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, मे बी बुक्स रिव्यूज़ फेच करने के लिए ऐसा एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे रिव्यूज़ अलग से फेच करने पड़ेंगे। सिंपल केस में एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपका एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो वहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट जो है वो आपको करने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। और इससे क्या हो जाता है, इससे जितनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप करोगे तो रिक्वेस्ट करते हो तो कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, तो ये सारी चीज़ों में ना जो लेटेंसी है आपकी वो ज़्यादा बढ़ सकती है। उसकी वजह से आपका जो एप्लीकेशन है वो स्लो जो है वो लोड होना शुरू हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो क्वेश्चन शायद ये है कि अभी क्या सोल्यूशन क्या है इसका, कैसे हमें इसका बैलेंस करना है जिससे ओवर फेचिंग और अंडर फेचिंग ना हो जाए। तो थोड़ा सोचिए, अगर ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती थी जहाँ पर फ्रंट एंड के ऊपर मैं सिलेक्टिवली चूज़ कर पाता था कि मुझे पोस्ट का टाइटल चाहिए, मुझे कंटेंट चाहिए एंड मुझे रिव्यू चाहिए, 3 ही फील्ड्स चाहिए, और आपका सर्वर एग्जैक्टली 3 ही फील्ड्स जो है वो डिलीवर करे, तो इससे हमारा जो ओवर फेचिंग का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा और अंडर फेचिंग का प्रॉब्लम जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। और ये एग्जैक्ट चीज़ जो है ये करता है GraphQL। तो फेसबुक ने GraphQL को इन्वेंट किया था एक्चुअली उनका खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्या हुआ करता था कि जो फेसबुक है उसका सिर्फ वेब एप्लीकेशन एग्जिस्ट करता था, उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन आया, और मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर एक्चुअली ये सारे प्रॉब्लम शुरू हो गए, क्योंकि जैसे ही ये टाइमलाइन जो फीड होता है वो जैसे कॉम्प्लेक्स होते गया, तो हर एक चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड जो एंड पॉइंट है वो उनको बनाने पड़े, और उसकी वजह से चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई कि हर एंड पॉइंट को मेंटेन करना, हर एंड पॉइंट की जो वर्जनिंग है उसको मेंटेन करना, तो वो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई उनके लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा कि जहाँ पे इस तरह से जो सिलेक्टिव डेटा जो है वो फेच कर सकते हैं और हमें अलग से एंड पॉइंट्स हर एक चीज़ के लिए बनाने की ज़रूरत यहाँ पर ना पड़े। सो एक एग्जांपल देखते हैं। ये आप पोस्ट देख सकते हो, ये 2021 में मैंने पोस्ट किया था फेसबुक के ऊपर। ये फेसबुक की पोस्ट है, और फेसबुक के ऊपर इस पोस्ट को अगर आप देखोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी अब मैं आपको बताता हूँ क्या क्या इसके अंदर हो सकती है। सो ये जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है ये टाइमलाइन के ऊपर की एक पोस्ट है, और इसको दिखाने के लिए हमें क्या क्या एंड पॉइंट चाहिए होंगे। पोस्ट की लिस्ट जो है उसको गेट करने के लिए पोस्ट की इस तरह से /पोस्ट इस तरह से एक एंड पॉइंट चाहिए होगा हमें। उसके बाद यहाँ पे एवटार है, एवटार और जो ऑथर का नाम है उसको दिखाने के लिए एक एंड पॉइंट हमें चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लाइक्स काउंट आपको दिख रहा है, तो लाइक्स को दिखाने के लिए एक ये चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पे कमेंट्स आपको दिख रहे हैं, तो उसके लिए एक एंड पॉइंट चाहिए कमेंट्स को फेच करने के लिए। ये सिर्फ फेचिंग की बात होगी। यहाँ पर अगर किसी ने लाइक कर दिया तो उसको सेंड करने के लिए एक हमें एंड पॉइंट चाहिए अपडेट करने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पे ये जो कमेंट है, कमेंट के अंदर भी लाइक है अपने, उसके अंदर भी अपने रिप्लाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि चीज़ें जल्द ही कितनी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाती है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि मुझे पोस्ट के अंदर के सारे फील्ड्स यहाँ पर नहीं चाहिए। मे बी पोस्ट के अंदर बहुत सारे फील्ड्स हो सकते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ ये कंटेंट दिखा रहे हैं, यहाँ पे इमेज दिखा रहे हैं, 2 ही चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ था पता है? आपने सोशल मूवी देखी है, उसके अंदर ज़करबर्ग भाई ने जैसे उसका ब्रेकअप हुआ एक ही रात में जाके तुरंत PHP के अंदर सारे जो रेस्ट एंड पॉइंट है वो बनाए होंगे, और उसके चक्कर में ये सारे प्रॉब्लम जैसे ही एप्लीकेशन ग्रो हुआ तो उसके बाद ये प्रॉब्लम शुरू हो गए। मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ ये प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे इस टाइप का कॉम्प्लेक्स डेटा फेच करने की ज़रूरत थी, तो इन्होंने एक आइडिया निकाली कि क्यों ना हम डेटा को एक ग्राफ की तरह समझें। क्या मतलब है इसका? देखिए, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी एंटिटीज़ होती है, एंटिटीज़ मतलब
लेट्स से कि यूज़र हो सकता है या फिर यूज़र की पोस्ट हो सकती है, पोस्ट के ऊपर कमेंट्स हो सकते हैं। तो ये जो एंटिटीज़ है ये एक तरह से कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, रिलेशंस इसके बीच में होते हैं। जैसे यूज़र की ये पोस्ट हो सकती है, इस पोस्ट के ऊपर कुछ कमेंट्स हो सकते हैं और ये जो कमेंट है किसी यूज़र ने किए होंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कनेक्शन है इनके बीच में। और इसको अगर ध्यान से आप देखोगे तो ये एक हमारा ग्राफ यहाँ पे बन जाता है। ग्राफ ऐसे ही दिखता है, ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ये बेसिकली नोड्स होते हैं एंड इसके बीच में जो कनेक्शन है इसको हम एज बोलते हैं। तो ग्राफक्यूएल है ना, बिहाइंड द सीन कुछ ऐसी फिलॉसफी यूज़ करता है और उसकी वजह से हम सिलेक्टिवली जो फील्ड्स है उसको हम गेट कर पाते हैं। सो एक्चुअली काम कैसे होता है ग्राफक्यूएल के अंदर, देखिए बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर टोटल 3 स्टेप्स हैं। पहली स्टेप ये है कि आप डिस्क्राइब करते हो आपका डेटा, कि डेटा किस टाइप का है। फॉर एग्जांपल पोस्ट यहाँ पर है तो इस तरह से हम जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर बनाते हैं ना टाइप, उस तरह से हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि पोस्ट है ये हमारी और इसके अंदर हमारे पास आईडी, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और उसका टाइप क्या है वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स जो रिलेशंस है कुछ इस तरह से, मतलब दूसरे टाइप को भी आप इसके अंदर एम्बेड कर सकते हो। इसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेप होती है उसके अंदर क्या होता है कि हम हमारे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट करते हैं एंड रिक्वेस्ट के अंदर एग्जैक्टली हम बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल इस तरह से हम बोलेंगे कि हमें पोस्ट चाहिए, ये इसकी आईडी है एंड इसके अंदर सिर्फ हमें टाइटल फील्ड चाहिए। ये हमारी दूसरी स्टेप है। एंड तीसरी चीज़ ये है कि हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो इसके अंदर मिलता है। जैसे हमने बोला था कि हमें सिर्फ टाइटल चाहिए, तो आप एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में आप देख सकते हो सिर्फ टाइटल आपको रिजल्ट के अंदर मिलता है। सो ये इसकी ओवरऑल जो वर्किंग है ये है। अब इसके अंदर काम कैसे होता है, देखिए बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर 2 चीज़ें होती है मेन। एक जो है ये हमारा है ग्राफक्यूएल क्लाइंट जो कि आपके फ्रंट एंड के ऊपर होता है एंड दूसरा है ग्राफक्यूएल सर्वर जो आपके सर्वर के ऊपर होता है। और जब भी आपको कोई डेटा रिक्वेस्ट करना होता है, फॉर एग्जांपल ये डेटा आपको रिक्वेस्ट करना है, सेम है ना, पोस्ट हमें चाहिए और उसके अंदर सिर्फ टाइटल हमें चाहिए, तो ये रिक्वेस्ट हम सेंड करते हैं। एंड रिक्वेस्ट यहाँ पे बहुत एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे रेस्ट के अंदर हम मल्टीपल एंड पॉइंट्स बनाते थे, /books ID देन /users। इसके अंदर इस तरह से नहीं होता है। इसके अंदर आप हमेशा एक ही एंड पॉइंट के ऊपर रिक्वेस्ट करते हो, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है एक्चुअली, एंड उसके ऊपर ही सारी चीज़ें जो डेटा है हमें मिलता है। वो मैं आपको डेमो के अंदर दिखाऊंगा थोड़ा सा आगे जाके। बट जैसे ही ये रिक्वेस्ट करते हैं तो हमें सर्वर से डेटा जो है रिस्पॉन्स यहाँ पे इस तरह से मिल जाता है। अभी ये जो हमारा सारा काम होता है ना, तो सारी मैजिक होती है हमारे इस ग्राफक्यूएल सर्वर के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है ना, हमें 3 जो चीज़ें हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है क्वेरी। सो डेटा को आप जब भी फेच करते हो, सर्वर से डेटा फेच करना होता है, तो उसके लिए हम क्वेरीज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पोस्ट की लिस्ट हमें चाहिए तो इसके लिए हमने एक इस तरह से पोस्ट्स नाम की एक क्वेरी बना दी, फिर इसको हम फ्रंट एंड से कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर वो है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस होते हैं अगर सर्वर के ऊपर कोई भी डेटा अगर आपको अपडेट करना है, चेंज करना है, तो उसके लिए तो वो पोस्ट को क्रिएट करना हो सकता है, अपडेट, डिलीट, ये सारे जो ऑपरेशंस है वो म्यूटेशंस के अंदर आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस तरह से म्यूटेशन जो है उसको डिफाइन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्रिएट पोस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पे टाइटल हम पास करेंगे एंड ये यूज़र को रिटर्न करेगा। ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है रिजॉल्वर। अब रिजॉल्वर्स क्या होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि सिर्फ हम चीज़ों को डिफाइन कर रहे हैं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, इनपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। बट जब भी हम इसको कॉल करेंगे, जैसे इस क्वेरी को अगर कॉल करते हैं, तो एक्चुअल जो डेटा प्रोसेसिंग होगी या फिर डेटाबेस कॉल होगा, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन की ज़रूरत होगी। तो ये यहाँ पर फंक्शन है, देखिए ये पोस्ट जो है ये एक्चुअली इस पोस्ट को फेच करने के लिए ये फंक्शन जो है इवेंचुअली कॉल होगी। सेम फॉर म्यूटेशन, क्रिएट पोस्ट म्यूटेशन जो है वो जैसे कॉल हो जाता है तो हमारी इवेंचुअली ये जो फंक्शन है ये कॉल होती है। इसका मतलब ये और कुछ नहीं है, एक तरह से मैपिंग आप बोल सकते हो कि ये अगर कॉल होता है तो ये फंक्शन कॉल होगी, ये म्यूटेशन अगर होता है तो ये जो फंक्शन है ये कॉल होगी। सो ये 3 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्राफक्यूएल के अंदर। अभी ना एक काम करते हैं, अभी जल्दी से इसका ना कोड डेमो देखते हैं।
और देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि GraphQL के अंदर एक्चुअली कैसे ये स्कीमा बनाया जाता है, कैसे फ्रंट एंड से इसको कॉल किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एप्लीकेशन है और बहुत ही सिंपल रखा है, सोशल मीडिया एप्लीकेशन ऐसे समझ के चलते हैं। और हमारे पास एक पोस्ट है यहाँ पर, जहाँ पे ये एलिस नाम का जो यूज़र है उसने लिखा है और ये उसका कंटेंट है। यहाँ पे लाइक बटन्स वगैरह है जो कि काम नहीं करेंगे हमारे केस में। हमें बस ये देखना है कि ये जो डेटा है एवटार और ये कंटेंट, इसको हम GraphQL की मदद से कैसे फेच कर सकते हैं। सो इसका मैं कोड आपको जल्दी से दिखाता हूँ। सो यहाँ पर ये हमारा कोड है, इसके अंदर आप देख सकते हो बैकएंड और फ्रंट एंड, इस तरह से दो फोल्डर्स हमारे पास हैं। सबसे पहले बैकएंड को देखते हैं। बैकएंड के अंदर server.js यहाँ पर हमारे पास एक फ़ाइल है, इसके अंदर सारी चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम GraphQL को यूज़ करते हैं तो हमारे पास GraphQL क्लाइंट और GraphQL सर्वर दो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, हम देख रहे हैं सर्वर। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती है, अपोलो, जो GraphQL है, अपोलो की सर्वर भी आता है और क्लाइंट लाइब्रेरी भी आती है। तो इसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। एंड यहाँ पर आप लास्ट में अगर देखोगे तो इस सर्वर को यहाँ पर इस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्ट 4000 के ऊपर, जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट है इसकी। अब चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, सेटिंग में आप डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, देखिए यहाँ पे हम अपोलो सर्वर का इंस्टेंस बना रहे हैं और इसके अंदर ना दो चीज़ें पास कर रहे हैं। एक है टाइप डेफ्स, जिसको टाइप डेफिनेशंस हम बोलते हैं, और दूसरा है रिजॉल्वर्स, जो फंक्शंस इटसेल्फ जो हमने देखी थी। अब ये दो चीज़ें क्या है ना, इसके ऊपर सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ना टाइप डेप्स को देखते हैं कि टाइप डेप्स क्या है। सो थोड़ा सा अगर ऊपर आते हैं तो यहाँ पर देखना, ये हमारे पास टाइप डेप्स है यहाँ पर। एंड ये अजीब जैसा सिंटैक्स ये यूज़ करता है यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के अंदर। हम ऐसा एक्चुअली कर सकते हैं, ये इसको हम टेम्पलेट लिटरल्स बोलते हैं। और इसके अंदर इस तरह से हैश GraphQL हम लिखते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे हम इस तरह से टाइप जो है इस तरह से बनाते हैं। सो ये बेसिकली इस तरह से हम बोल रहे हैं कि यूज़र के अंदर कौन से फील्ड होंगे। आईडी है जो कि टाइप आईडी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। नेम जो है टाइप स्ट्रिंग का है। पोस्ट जो है ये पोस्ट की लिस्ट है, पोस्ट मतलब ये वाला टाइप। देखिए पोस्ट के अंदर क्या है, आईडी है, कंटेंट है, ऑथर है। अब इसके अंदर ना और एक चीज़ आप देखोगे, टाइप क्वेरी। याद है हमने पहला पॉइंट देखा था कि क्वेरी ये है वो। यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी कैपेबिलिटीज़ है। फ्रंट एंड से हम यूज़र्स को फेच कर सकते हैं, पोस्ट को फेच कर सकते हैं, एक सिंगल यूज़र को फेच कर सकते हैं, एक सिंगल पोस्ट को इस तरह से फेच कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या इनपुट हम पास करने वाले हैं और क्या ये रिटर्न करने वाला है। और ये रिटर्न जो टाइप आपको दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ये टाइप से जो हमने ऊपर बनाए हैं, जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम करते हैं। और उसके बाद देखिए जो सेकेंड पॉइंट हमने देखा था, म्यूटेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस तरह से बनाते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है। क्रिएट यूज़र हम कर सकते हैं, उसके लिए नेम इनपुट हमें चाहिए होगा और ये यूज़र को रिटर्न करेगा। और क्रिएट पोस्ट हमारे पास है, जिसके अंदर कंटेंट और ऑथर आईडी ये एज इनपुट लेगा और पोस्ट को रिटर्न करेगा। अब ये यहाँ पे देखना, यहाँ पे सिर्फ हमने उसका स्ट्रक्चर जो है वो मेंशन किया है। और हमने डायग्राम के अंदर एक तीसरी चीज़ देखी थी जो कि है रिजॉल्वर्स। तो इनकी एक्चुअली मैपिंग की कौन सी फंक्शंस कॉल होने वाली है, उसके लिए ये रिजॉल्वर्स होते हैं। देखिए क्वेरी के रिजॉल्वर्स ये हैं, जिसके अंदर हमने बोला है कि यूज़र्स ये एक्चुअली इसके लिए है। उसके बाद पोस्ट ये इसके लिए है। एंड इसके अंदर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा डेटाबेस कॉल है, हमारे केस में ये जस्ट हमने एक हार्ड कोड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से डेटा हम रिटर्न कर रहे हैं थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए। लेकिन रियल केस में ये आप यहाँ पे डेटाबेस कॉल करोगे, जो भी आपका बिजनेस लॉजिक है वो सारा इसके अंदर होगा। तो इस तरह से हमने मल्टीपल जो रिजॉल्वर्स है वो बनाए हैं, देखिए डेटा को फेच करने के लिए। म्यूटेशंस के भी अपने रिजॉल्वर्स होते हैं, जहाँ पे क्रिएट यूज़र है, क्रिएट पोस्ट है हमारे केस में। तो पोस्ट को क्रिएट करने का देखिए यहाँ पे आपका लॉजिक होगा पूरा। एंड यहाँ से जो रिटर्न करोगे वो एक्चुअली सेम एग्जैक्टली ये टाइप होगा जो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में शायद एक क्वेश्चन आया होगा कि देखिए हम लेट्स से कि यहाँ से यूज़र क्वेरी के अंदर से पूरे सारे जो यूज़र्स हैं हमें सबको हम रिटर्न कर रहे हैं। या फिर एक थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखिए यूज़र नाम की क्वेरी है, जिसके अंदर हम पूरा यूज़र को ही रिटर्न कर रहे हैं। देखिए फाइंड मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है। तो फिर इसमें और रेस्ट एपीआई में फ़र्क क्या है ना, वैलिड क्वेश्चन है।
तो फ़र्क ये है कि चाहे हम यहाँ से पूरा यूज़र जो है रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन जब भी फ्रंट एंड के ऊपर हम क्वेरी करेंगे ना डेटा, और वहाँ पे अगर हम मेंशन करेंगे सिम मुझे नेम चाहिए, तो एक्चुअली सर्वर से सिर्फ नेम ही डिलीवर होगा, ना कि ये पूरा जो हमने रिटर्न किया है यहाँ से। ये एक्चुअली बेनिफिशियल है, जो मेन प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करता है। और फाइनली फिर हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे रिजॉल्वर्स है और इसको हम टाइप डेफिनेशंस बोलते हैं, उसको हम सर्वर के अंदर पास कर रहे हैं एंड सर्वर को रन कर रहे हैं। दैट्स इट, सर्वर हमारा रेडी है। क्लाइंट का कोड जल्दी से दिखाता हूँ मैं आपको। सो क्लाइंट के ऊपर फ्रंट एंड के अंदर हम जाएंगे। ये वीट रिएक्ट एप्लीकेशन है, वीट से बनाया हुआ है, एंड इसके अंदर अगर app.jsx के अंदर चलते हैं तो यहाँ पे सोशल मीडिया पोस्ट नाम का एक कंपोनेंट है। इसके अंदर एक प्रॉप ऐड कर रहे हैं हम, पोस्ट ID 1। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम यूज़ क्वेरी, अभी ये टैनस्टैक क्वेरी वाली यूज़ क्वेरी नहीं है, ठीक है, ये एक्चुअली अपोलो क्लाइंट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वो भी हमें यूज़ क्वेरी नाम की जो मेथड है ये हमें रिटर्न करता है। अब इस तरह से हम अपोलो क्लाइंट को यूज़ करते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, एंड यूज़ क्वेरी के अंदर एक चीज़ हमें देनी होती है, गेट पोस्ट। ये एक्चुअली वो आपकी क्वेरी है कि क्या आपको करना है, तो इसके लिए ये ऐसा सिंटैक्स होता है, एंड इसके अंदर मेंशन करते हैं कि गेट पोस्ट नाम की जो क्वेरी है वो हमें करनी है। तो अगर मैं जल्दी से आपको बैकएंड के ऊपर दिखा दूँ ये वाली क्वेरी, सो ये देखिए क्वेरी के अंदर पोस्ट ये वाला कॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से, इसके अंदर हमने पोस्ट ये वाली क्वेरी कॉल की है, एंड इनपुट इसके अंदर ID हमें पास करना है, तो ID पास किया है, और हमने बोला है कि सिर्फ मुझे ID दे दो, कंटेंट दे दो, और नेस्टेड डेटा भी हम गेट कर सकते हैं, इस तरह से पिक कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऑथर, एंड ऑथर के अंदर सिर्फ उसका नाम, ये डेटा हमें चाहिए, और ये हमें फाइनली यहाँ पर मिलेगा इसके डेटा के अंदर, जिसको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखें यहाँ पे इसको इनिशियल वेरिएबल के अंदर डाल के इसको बस डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर, और फाइनली यहाँ पर हम डेटा से पोस्ट को गेट कर रहे हैं एंड यहाँ पे उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट। इस तरह से हमें ब्राउज़र के अंदर ये जो डेटा है ये दिख रहा है। अभी मैं एक काम करता हूँ ना, आपको एक्चुअली इसकी क्वेरी कैसे दिखती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो नेटवर्क टैब ओपन करते हैं यहाँ पर जल्दी से, एंड इसके अंदर जल्दी से एक बार रिफ़्रेश करेंगे, और रिफ़्रेश करने के बाद ना यहाँ पे ये रिक्वेस्ट हुई, देखिए लोकल होस्ट 4000 के ऊपर स्लैश, इसके ऊपर अब देखना ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, और जितने भी रिक्वेस्ट होगी हमारी हमेशा यही एक एंड पॉइंट के ऊपर होगी। GraphQL के अंदर ये खासियत है, REST API के अंदर जैसे अलग अलग एंड पॉइंट्स के लिए अलग अलग रिक्वेस्ट होती है ना, वैसा इसके अंदर नहीं होता है। सेम एंड पॉइंट के ऊपर हम पेलोड के अंदर अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखना कैसे काम होता है। इसके अंदर ना हम एक स्पेशल टाइप का पेलोड सेंड करते हैं, पोस्ट बॉडी, जहाँ पर हम मेंशन करते हैं कि ऑपरेशन का नाम क्या है। याद है हमने गेट पोस्ट लिखा था हमारे फ्रंट एंड के ऊपर, वो बताया हुआ है। एंड देन क्वेरी कौन सी यूज़ करनी है हमें, तो वो यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे गेट पोस्ट के अंदर ये पोस्ट क्वेरी है यहाँ पर, और वेरिएबल्स मतलब जो डेटा इनपुट हम सेंड कर रहे हैं, पैरामीटर्स, वो वेरिएबल्स के अंदर सेंड करते हैं। सो यहाँ पर आप अगर देखोगे तो GraphQL मतलब और कुछ नहीं है, एक पोस्ट एंड पॉइंट के अंदर हम पेलोड के अंदर सेंड करते हैं कि मुझे कौन सा ऑपरेशन करना है, कौन सा पैरामीटर्स मैं सेंड कर रहा हूँ, एंड फिर बैकएंड के ऊपर से वो डेटा हमें यहाँ पर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो डेटा हमें मिला है, एंड एग्जैक्टली वही नाम से मिलता है जिस नाम से क्वेरी हमने की थी, पोस्ट के अंदर सिर्फ अब देखना सिर्फ कंटेंट एंड ID जो कि हमने पूछा था, एंड ऑथर के अंदर सिर्फ नेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर मिल रही है। और इस तरह से हम जो नेटवर्क बैंडविड्थ है उसको सेव करते हैं, क्योंकि सिलेक्टिव डेटा हम यहाँ पर फेच कर रहे हैं, ना कि पूरा जो डेटा है जो रेस्ट के अंदर हम करते हैं। सो अभी क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा यूज़ करना चाहिए, रेस्ट API की GraphQL। तो देखिए एक सिंपल सा रूल आप ये फॉलो कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि रेस्ट मतलब ख़राब है, उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, GraphQL सॉल्यूशन अच्छा है। देखिए अपने अपने ना इनके प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो एक सिंपल सा रूल आप ये फॉलो कर सकते हो कि अगर आपके पास सिंपल सा CRUD ऑपरेशन है जहाँ पे वेल डिफाइंड रिसोर्सेज आपके पास है, जैसे पोस्ट की लिस्ट है या फिर यूज़र्स है, तो अगर ऐसी चीज़ है और आपके फ्रंट एंड के ऊपर जो डेटा फेचिंग का पैटर्न कौन सा है वो आपको देखना है। अगर जस्ट नॉर्मली जितना भी डेटा आपको चाहिए उतना अगर रेस्ट एंड पॉइंट के अंदर आ रहा है तो रेस्ट API आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आपके पेजेस के ऊपर अगर बहुत सारी आप अलग अलग डेटा फेच करने के लिए मल्टीपल रिक्वेस्ट कर रहे हो और ये
जो ओवर फेचिंग या फिर अंडर फेचिंग का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो GraphQL जो है ये आपके लिए सोल्यूशन हो सकता है। जब भी आप GraphQL को यूज़ करते हो तो GraphQL के साथ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, ये भी आपको कंसिडर करने होंगे, क्योंकि GraphQL जब भी आप यूज़ करते हो तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। आपको ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन के लिए खास करके कॉम्प्लेक्सिटी जो है बहुत सारी होती है। हर एक का हालांकि सोल्यूशन है, बट कॉम्प्लेक्सिटी आती है, और जब इसे कॉम्प्लेक्सिटी आती है तो चीज़ों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सो ये था डिफरेंस रेस्ट एपीआई और GraphQL के बीच में। लेकिन जेसन डेटा को रिसीव करना जो है ना, इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। ये वीडियो है नेक्स्ट वाला, आप देखना, इसके अंदर वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है और उसका सॉल्यूशन हमने gRPC एक बताया हुआ है। जब भी आप माइक्रो सर्विसेज यूज़ करते हो तो gRPC एक बढ़िया ऑप्शन रहता है। इस वीडियो को नेक्स्ट देखना। और अगर इस टाइप का कंटेंट अगर आप एंजॉय करते हो तो हमारा जो बैकएंड फाउंडेशन का जो कोर्स है वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चेकआउट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। हैप्पी कोडिंग। अब नोइंगली नहीं, अननोइंगली नहीं